महिलाओं को एक दिन में करीब 2000 कैलोरीज की ज़रूरत होती है और पुरुषों को कुछ 2500। ये एवरेज रिकमेंडेड फिगर्स हैं। आपकी एज, वेट, हाइट के हिसाब से ये 200-400 ऊपर नीचे भी हो सकता है। बहरहाल पॉइंट मेरा ये है कि औरतों और मर्दों के शरीर की बनावट अलग है, इसीलिए दोनों खाना भी एक ही तरह से नहीं खाते हैं। औरतें अमूमन एक रोटी कम खाती हैं, लेकिन जब दवा लेने की बारी आती है तब तो ऐसा नहीं किया जाता। वही इबुप्रोफेन, वही डिस्प्रिन। जब रोटी एक कम हो सकती है तो दवा कम क्यों नहीं? नमस्कार, आप देख रहे हैं सेहत टॉक। मैं हूं ईशा। और औरतों और मर्दों की दवाएं अलग अलग क्यों नहीं बनती, इसके पीछे एक डरावना किस्सा है जो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं। जब दर्द की बात आती है तो सबसे पहला नाम आता है इबुप्रोफेन का। लेकिन पुरुषों की तुलना में महिलाओं के दर्द पर ये कम असरदार होती है। दर्द के अलावा ये हमारे मूड पर भी असर करती है। इबुप्रोफेन लेने के बाद आदमी थोड़े इमोशनल हो जाते हैं, जबकि औरतों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। कमाल की बात तो ये है कि एक ही दवा के अलग अलग असर का पता रिसर्चरों को अब जाकर चला है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इसकी वजह यह है कि जिस जमाने में दवाएं बननी शुरू हुई तब मेडिकल ट्रायल्स में महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता था। फिर 1960 के दशक में हुआ कॉन्टैगन स्कैंडल। इसकी डिटेल्स 2 मिनट बाद बताऊंगी। इस स्कैंडल ने फार्मेसी इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। फिर 70 के दशक में नियम बना कि दवा बाजार में तभी आएगी जब उसका क्लिनिकल ट्रायल ठीक से किया गया होगा। लेकिन महिलाएं इसमें शामिल नहीं होंगी, क्योंकि क्या पता वो प्रेग्नेंट हों और टेस्ट के दौरान बच्चे को कुछ हो जाए। और दूसरी बड़ी वजह गेस कीजिए, हार्मोन्स हार्मोन्स हार्मोन्स। महिलाओं में तो पूरा महीना हार्मोन्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो क्या पता कब कौन सा रिएक्शन हो जाए। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि ना तो महिलाओं पर साइड इफ़ेक्ट्स का डाटा जमा हो सका और ना ही इसे समझा जा सका कि उन्हें कितनी डोज की ज़रूरत है। क्या आप यकीन मानेंगे कि यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने साल 2000 में जाकर ये नियम बनाया कि हर नई दवा को महिलाओं पर भी टेस्ट किया जाएगा। फिलहाल यूरोप में हो रहे क्लिनिकल ट्रायल्स में महिलाओं की भागीदारी 10 से 80% के बीच है। वहीं भारत के भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 में महिलाओं का कोई जिक्र नहीं है। फिलहाल देश में आधे से ज्यादा क्लिनिकल ट्रायल्स में महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता। प्रेगनेंसी में औरतों को दवाएं नहीं दी जाती, खासकर पश्चिमी देशों में तो बिल्कुल भी नहीं दी जाती, क्योंकि पता नहीं उस दवा का कोख में पल रहे बच्चे पर क्या असर होगा। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। हुआ यूं कि 50 के दशक में जर्मनी में एक नई फार्मास्यूटिकल कंपनी शुरू हुई जिसका नाम था शेमी ग्रूनेटाल। कंपनी शुरू की गई थी एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए, लेकिन इसने एक और दवा बना ली, कॉन्टेगन नाम की। ये थी एक ट्रैंक्विलाइजर, यानी इसे एंजाइटी के लिए या फिर नींद ना आने पर इस्तेमाल किया जा सकता था। ये दवा इतनी पॉपुलर हुई कि ना सिर्फ जर्मनी में बल्कि पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में इसे मार्केट किया जाने लगा, यानी यूरोप के अलावा अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तक। डॉक्टर इसे बात बात पर इस्तेमाल करने लगे। किसी को खांसी जुकाम है तो इसे दे दिया, किसी को कमजोरी महसूस हो रही है तो भी दे दिया। और फिर आई बारी प्रेग्नेंट औरतों की। प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस होती है, यानी जी खराब होता है, उल्टी जैसा महसूस होता है, चक्कर आते हैं, कमजोरी होती है। और इसका सिर्फ नाम ही है मॉर्निंग सिकनेस। ये दिन में किसी भी वक्त हो सकती है। तो डॉक्टर्स ने सोचा कि सब मर्ज की एक दवा, कॉन्टैगन, ये प्रेग्नेंट औरतों को देनी शुरू कर दी गई। और नतीजा उसका ये हुआ कि हजारों मिसकैरेज हुए। 50 और 60 के दशक में करीब 80,000 बच्चों की जान गई और 20,000 बच्चे तरह तरह की डिफॉर्मिटीज के साथ पैदा हुए। किसी की आंखें खराब थी तो किसी का कान, किसी के हाथ नहीं थे तो किसी के पैर, किसी का दिमाग ठीक से डेवलप नहीं हुआ था तो किसी का दिल। इसे बिगेस्ट मैन मेड मेडिकल डिजास्टर एवर का नाम दिया गया। तब से दवा बनाने वाली कंपनियां डरी हुई हैं कि भाई प्रेग्नेंट औरतों के लिए ना तो हम कोई दवा बनाएंगे और ना ही उन पर कोई टेस्ट करेंगे। और ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि दवाओं का महिलाओं और पुरुषों पर अलग अलग असर होता है। इसकी पहली वजह यह है कि दवा को हजम होने में जो वक्त लगता है वो महिलाओं में पुरुषों से अलग होता है।
फिर दूसरा बेहद ज़रूरी फैक्टर है एंजाइम्स। एंजाइम्स ही दवा के साथ मिलकर ऐसा केमिकल रिएक्शंस करते हैं कि दवा एक्टिवेट हो पाए। यानी आप भले ही सेम डोज लें, लेकिन कितनी दवा एक्टिवेट होगी ये आपके लिंक पर निर्भर करता है। और तीसरा, महिलाओं के शरीर में फैट ज़्यादा होता है, इसलिए दवा के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पूरे शरीर में अलग तरह से एब्जॉर्ब होते हैं। महिलाओं को साइड इफेक्ट्स का खतरा ज़्यादा होता है, लेकिन क्या डॉक्टर्स इस बात को एक्सेप्ट करते हैं? मेडिकल रिसर्च का डेटा निकाल कर देखेंगे तो पता चलेगा कि ज़्यादा रिसर्च उन बीमारियों पर होती है जो अमूमन पुरुषों को होती है। महिलाओं को होने वाली बीमारियों पर रिसर्च बहुत ही कम है। अब जब रिसर्च नहीं होगी तो दवा नहीं बनेगी, जब दवाई नहीं होगी तो डॉक्टर आपसे क्या कहेंगे कि अरे भाई कुछ नहीं, ये बस आपके मन का वहम है ना। महिलाओं को क्योंकि हर महीने पीरियड्स की आदत होती है, इसलिए उनका पेन एंड्योरेंस काफ़ी बढ़ जाता है। वहीं पुरुष फिजिकली ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और इमोशनली वो अपना दर्द जाहिर करने में थोड़ा संकोच महसूस करते हैं। यानी औरत हो या मर्द, अपने सोशल एनवायरनमेंट के हिसाब से हम सब खुद को ढाल लेते हैं। सेहत से जुड़ी बहुत सी आदतें महिलाओं और पुरुषों में अलग होती हैं। महिलाएं इस बात पर ज़्यादा ध्यान देती हैं कि वो क्या और कितना खा रही हैं। वहीं पुरुषों को जिम और स्पोर्ट्स के बारे में ज़्यादा जानकारी होती है। यानी एक का ध्यान खाने पर और दूसरे का कसरत पर रहता है। बीमारी के बारे में महिलाएं आपस में ज़्यादा खुलकर बात करती हैं, एक दूसरे के तजुर्बे से सीखती हैं, जबकि अधिकतर पुरुष अपनी बीवी या डॉक्टर के आगे ही तबीयत का हाल बता पाते हैं। और भी कुछ फर्क हैं, जैसे अगर किसी कपल का बच्चा ना हो रहा हो तो महिलाएं समस्या का हल ढूंढने में जी जान लगा देती हैं, जबकि पुरुषों को खुद को बदलने का दबाव इतना महसूस नहीं होता। हिस्टोरिकली देखा जाए तो वेस्टर्न मेडिसिन में महिलाओं को शामिल करने का चलन नहीं था। एरिस्टोटल जैसे विद्वान ने कहा था, द फीमेल इज एज इट वर अ म्यूटिलेटेड मेल। यानी औरत क्या है, मर्द का एक खराब वर्जन ही तो है। शुरुआत में इस तरह के पुरुषों ने किताबें लिखी। बहुत बाद में जब महिलाएं शामिल हुई तब तक नींव तो डल ही चुकी थी और उसी को आगे बढ़ाया गया। इसीलिए 21st सेंचुरी में भी मेडिसिन की दुनिया में महिला और पुरुष बराबर नहीं है। चलिए, आज साइंस के साथ थोड़ी हिस्ट्री भी हो गई। जाने से पहले एक बात, पिछली बार मैंने आपको टॉप 3 सुपर फूड्स बताए थे, जिसे देखने के बाद कई लोगों ने लिखा कि आज से बादाम अखरोट खाना बंद। तो जनाब, टॉप 3 में नहीं है, लेकिन बादाम अखरोट के बहुत से फायदे तो हैं ही ना। और वैसे भी ब्लूबेरीज तो आपको रोज मिलने से रही, इसलिए प्लीज ऐसा ना करें। आज का एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और बाकी तो आपको पता ही है। कमेंट्स के अलावा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलूंगी। नमस्कार।